हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे जीवाणुओं में श्वसन। जीवाणु किस प्रकार से श्वसन करते हैं, जीवाणुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो श्वसन के आधार पर जीवाणु निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। श्वसन के आधार पर जीवाणुओं में श्वसन निम्नलिखित प्रकार से होता है। नंबर क्या है? एक अविकल्पी अक्षीय श्वसन। अविकल्पी अक्षीय श्वसन। और नंबर 2 है हमारा अविकल्पी अनाक्षीय श्वसन। अनाक्षीय श्वसन। और तीसरा हमारा है विकल्पी आपसी श्वसन। आपसी श्वसन। और चौथा हमारा है विकल्पी अनाक्षीय श्वसन। जीवाणु में 4 प्रकार से श्वसन होते हैं। एक पहला हमारा अविकल्पी अक्षीय श्वसन, और दूसरा अविकल्पी अक्षीय श्वसन अनाक्षीय श्वसन, और तीसरा है अविकल्पी अक्षीय श्वसन, और चौथा है विकल्पी अनाक्षीय श्वसन। अविकल्पी अक्षीय श्वसन जो होता है, यानी कि अविकल्पी अक्षीय श्वसन में जो जीवाणु आते हैं, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और हमारा अविकल्पी अनाक्षीय श्वसन जो है, इसमें जो जीवाणु आते हैं वह अनाक्षीय श्वसन करते हैं। यानी अविकल्पी अनाक्षीय श्वसन में जो जीवाणु आते हैं वे अनाक्षीय श्वसन करते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो हमारे अविकल्पी अक्षीय श्वसन के जीवाणु होते हैं वे अक्षीय श्वसन उसमें होता है, और इनकी वृद्धि हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इनकी वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं। यानी अविकल्पी अक्षीय श्वसन में अक्षीय श्वसन जो है जिन जीवाणुओं में होता है, यानी कि अविकल्पी अक्षीय श्वसन केवल उन्हीं जीवाणुओं में होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जीवाणु वृद्धि करते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मर जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बैसिलस सबटिलिस। ये हमारा क्या है? ये हमारा अविकल्पी अक्षीय श्वसन का जीवाणु है। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? बैसिलस सबटिलिस है। ये हमारा अविकल्पी अक्षीय श्वसन जीवाणु है। इसमें क्या वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जीवाणु मर जाते हैं। और दूसरा हमारा अविकल्पी अनाक्षीय श्वसन, ये इसमें तो जो यानी ये जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु अनाक्षीय श्वसन करते हैं। यानी कि अविकल्पी जो जीवाणु होते हैं, अविकल्पी अनाक्षीय श्वसन करने वाले जो जीवाणु होते हैं, उनमें अविकल्पी
और इसमें क्या होता है, अनाक्षी श्वसन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे के लिए लेते हैं क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, बोटुलिनम, ये हमारा कौन जीवाणु है, अविकल्पी ऑक्सी श्वसन वाला जीवाणु है। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। और तीसरा हमारा अविकल्पी ऑक्सी श्वसन, यानी अविकल्पी ऑक्सीजन श्वसन वे जीवाणु करते हैं जिनकी प्रारंभिक दशा में अनाक्षी होते हैं, यानी ये जीवाणु प्रारंभिक दशा में अनाक्षी होते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में ऑक्सी श्वसन करते हैं। किंतु यानी कि कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें ये ऑक्सी श्वसन करते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु अविकल्पी ऑक्सी श्वसन करने वाले ऐसे जीवाणु जो प्रारंभिक दशा में अनाक्षी श्वसन होता है उनमें, और विशेष परिस्थितियों में ये ऑक्सी श्वसन करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, यह एक अविकल्पी ऑक्सी श्वसन करने वाला जीवाणु है। और चौथा हमारा अविकल्पी अनाक्षी श्वसन करने वाले जीवाणु, यानी कि ये जीवाणु ऐसे होते हैं, यानी प्रारंभिक दशा में ये जीवाणु ऑक्सी श्वसन करते हैं। जो जीवाणु प्रारंभिक दशा में अनाक्षी श्वसन, पहला मतलब चौथा क्या है, अविकल्पी अनाक्षी श्वसन, यानी प्रारंभिक दशा में ये क्या करते हैं, ये जीवाणु ऑक्सी श्वसन करते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में ये क्या करते हैं, अनाक्षी श्वसन करते हैं। प्रारंभिक दशा में ऑक्सी श्वसन करते हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में अनाक्षी श्वसन भी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, ये क्या हमारे, ये अविकल्पी अनाक्षी श्वसन करने वाले जीवाणु है। यानी इसमें अविकल्पी ऑक्सी श्वसन जो होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि में उपस्थित में ये वृद्धि करते हैं, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे हमारा बैफिलस सबटिलिस हो गया। और अविकल्पी अनाक्षी श्वसन में ये जीवाणु ऐसे होते हैं जो अनाक्षी श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें हमारा हो गया क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। और चौथा अविकल्पी ऑक्सी श्वसन, यानी ये जीवाणु जो होते हैं ये प्रारंभिक दशा में अनाक्षी श्वसन करते हैं, किंतु विशेष परिस्थिति में ये ऑक्सी श्वसन करते हैं। जैसे हमारा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हो गया। और अविकल्पी अनाक्षी श्वसन करने वाले जीवाणु क्या है, यानी वे जीवाणु जो प्रारंभिक दशा में ऑक्सी श्वसन करते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में ये अनाक्षी श्वसन करते हैं। जैसे हमारा क्लास्ट्रीडियम टिटैनी हो गया है। अब देखते हैं जीवाणुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में प्रायः 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। नंबर 1 वेजिटेटिव कायिक जनन या वर्धी जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन और नंबर 3 लैंगिक जनन। प्रायः जीवाणुओं में 3 प्रकार के जनन होते हैं। पहला हमारा वर्धी जनन या कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन। हम कहते हैं कायिक जनन को या वर्धी जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और अलैंगिक को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं क्या जीवाणुओं में जनन,
रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणु में जनन, जीवाणुओं में जनन यानी जीवाणु जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जीवाणु मुख्यतः 3 प्रकार का जनन होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा। नंबर 1 हमारा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमारा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे कहते हैं हम वर्धी जनन, और दूसरा हमारा अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो जीवाणु में 3 प्रकार का जनन होता है। पहला हमारा वेजिटेटिव, दूसरा असेक्सुअल, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं जीवाणुओं में जनन कौन सा। वेजिटेटिव कायिक रिप्रोडक्शन, कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, मुकुलन, और दूसरा हमारा है विखंडन द्वारा। कायिक जनन वह जनन है जिसमें शरीर के किसी भाग से एक नया जीव बन जाता है, इसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन हमारा होता है पहला है मुकुलन और दूसरा है विखंडन द्वारा। इसमें यानी कुछ जीवाणु में क्या होता है, मुकुल बनते हैं। सबसे पहले इसकी खोज किसने किए थे, बिस्ट और हेले ने। बिस्ट तथा हेले नामक वैज्ञानिक ने किया था। बिस्ट तथा हेले नामक वैज्ञानिक ने मुकुलन द्वारा जन्म बताया। किसमें, बैक्टीरिया में, जीवाणुओं में। इसमें बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वे उनमें मुकुल बनता है और नए जीवाणु बन जाते हैं। और विखंडन द्वारा इसमें क्या होता है, इनका जो बैक्टीरिया हमारा ये मान लेते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल का द्विगुणन होता है, डुप्लीकेशन होता है। उसके बाद ये 2 नए अपने जीनोम बना, अपने नया 2 अलग अलग जेनेटिक मटेरियल बन जाते हैं। और उसके बाद इनका साइटोप्लाज्म बीच में दबता है, इनका सेल वॉल बीच में दबता है इस प्रकार से दोनों तरफ से। और कुछ समय बाद इसमें क्या सेल वॉल बन जाती है और दोनों बैक्टीरिया अपने अलग अलग बन जाते हैं इस प्रकार से। ये हमारे विखंडन द्वारा हो गया है, 1 से 2 बन गए, विखंडित हो गए। तो हमने क्या देखा, मुकुलन द्वारा जनन। इसमें विशेष प्रकार के मुकुल बनते हैं जीवाणुओं में, जिसको द्वारा जीवाणु जो होता है 2 जीवाणुओं में हो जाता है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। और विखंडन द्वारा इसमें क्या होता है, हमारा जीवाणु होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल 2 खंडों में बढ़ता है, डुप्लीकेशन होता है जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म दबता है बीच में, इसका सेल वॉल दबती है, बाद में ये बीच में सेल वॉल बन जाती है और बाहर तो ये दोनों जीवाणु आपस में अलग हो जाते हैं। तो हमारा विखंडन द्वारा जनन हो जाता है। तो क्या बताया गया, यह सभी प्रकार के जीवाणुओं में पाया जाता है। जो विखंडन होता है यह सभी प्रकार के जीवाणुओं में होता, मुख्य रूप से पाया जाता है। मुकुलन अनुपस्थित मुकुलन जो होता है विशेष परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका आकार में बड़ी होती है। जीवाणु कोशिका आकार में बड़ी होती है और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इसका डुप्लीकेशन होता है। उसके बाद यह इसका साइटोप्लाज्म बीच में दबता है। उसके बाद सेल वॉल भी बीच में दब जाती है, उसके बाद इनका ये बीच में एक पट्ट बन जाता है सेल वॉल की, ये हमारा सेल वॉल की पट्ट बन जाती है। इसके बाद ये दोनों जीवाणु आपस में अलग हो जाते हैं। तो ये मुकुलन द्वारा जनन हो गया। अब देखते हैं हमें अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म में जो होता है हमारा, ये भी होता है, इसमें होता है अंतः बीजाणु द्वारा जन्म। अंतः बीजाणु द्वारा, बीजाणुओं। ये हमारा मान लेते हैं बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, इसका बीच में जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक कोट बनती है, एक सुपर कोट बनती है, इसे कहते हैं सुपर कोट कहते हैं, सुपर कोट। हमारा क्या है, सुपर स्पोर कोट कहते हैं, स्पोर कोट है, स्पोर कोट कहते हैं। इनके भीतर स्पोर बीच में क्या है, जो हमारा अंतः बीजाणु द्वारा जन्म होता है। अंतः बीजाणु जैसे हम मान लेते हैं बैसिलस है, कौन, बैसिलस क्लास्ट्रीडियम वंश के जितने भी जीवाणु होते हैं, बैसिलस क्लास्ट्रीडियम वंश के जितने भी जीवाणु पाए जाते हैं, इन जीवाणुओं की प्रत्येक कोशिका में, इन जीवाणुओं के प्रत्येक कोशिका में केवल एक अंतः बीजाणु उत्पन्न होता है। इनके कोशिका, जीवाणु कोशिका में एक अंतः बीजाणु उत्पन्न होता है। अतः बीजाणु जो होता है, अतः बीजाणु जीवाणुओं के मध्य भाग में अथवा एक किनारे पर स्थित होता है। क्या बताया गया, बैसिलस क्लास्ट्रीडियम वंश के सभी जीवाणुओं में इनके बीच में एक अंतः बीजाणु पाया जाता है, या बीच में होता है या किसी किनारे पर स्थित होता है, जिसमें क्या बीजाणु भरे होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु का जीवद्रव प्रत्येक विभिन्न, यानी कि क्या बताया, विशेष परिस्थिति में या अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु का जीवद्रव संकुचित होकर के आकार में गोलासा बन जाता है, आकार में गोलासा बन जाता है। इसका जो बीच में जीवद्रव है या आकार के बीच में इकट्ठा हो जाता है और कैसा बनता है, गोलाकार बन जाता है। इसके चारों एक कड़ी प्रतिरोधक भित्ति होती है, यानी स्पोर कोट का निर्माण हो जाता है, स्पोर कोट का निर्माण होता है। अतः बीजाणु निर्माण के लिए, बीजाणु निर्माण के डीएनए का द्विगुणन होता है, यह लंबे समय तक चलता है। इनका जो जीवाणु का डीएनए होता है, बीजाणु के निर्माण के लिए डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, द्विगुणन होता है। तो क्या होते हैं, दो गुणसूत्र बनते हैं, इनके दोनों गुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन, जो हमारा प्रोटीन होती है डीएनए के चारों तरफ है, डीएनए के चारों तरफ है, जीवाणु क्या अंतः बीजाणु बनाता है। कोशिका भित्ति का अधिकांश भाग, कोशिका भित्ति का अधिकांश भाग आरएनए तथा कुछ प्रोटीन अंतः बीजाणु बनाने वाले डीएनए के चारों ओर एकत्रित होने लगते हैं और कोर बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें एक बाह्य चोल बनती है, एक भीतरी चोल, इसको कहते हैं हमारा बाह्य चोल कहते हैं, स्पोर कोट कहते हैं। उसके बाद जो हमारा भीतरी चोल होता है उसे कहते हैं हम सिलवाल। ये हमारा क्या है, सिलवाल है, ये हमारा सिलवाल है। उसके बाद आता है हमारा बीच में आता है स्पोर फाइटोप्लाज्म होता है, स्पोर फाइटोप्लाज्म, जहां स्पोर बनते हैं, फाइटोप्लाज्म बीच में स्पोर फाइटोप्लाज्म होता है। ऊपर इसके ऊपर एक आवरण चढ़ी होती है, जिससे हम कहते हैं, एक भित्ति बनी होती है, इससे कहते हैं हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स। हमारा कॉर्टेक्स हो गई, और ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और हमारे बैक्टीरिया के ऊपर दो होते हैं ना, इसी प्रकार से। ये हमारा बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद हो गया ये बैक्टीरिया सेलवाल है, बैक्टीरिया सेलवाल।
हमारे बैक्टीरियल सेल है जिसके भीतर इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वह एकत्र हो जाता है। इसके एकत्र होने से यह गोलाकार बन जाता है। गोलाकार बनने के बाद इसके ऊपर एक कोट बन जाती है जो जीव द्रव्य की रक्षा करती है। और इसके भीतर क्या हमारे अंतः बीजाणु बनते हैं और उसके ऊपर वाल बन जाती है जो प्रत्येक यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी रक्षा करती है। तो कुछ समय बाद इसका डीएनए इसके के भीतर द्विगुणन करता है और डीएनए द्विगुणन करने के बाद ये इसका जो हमारा है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इसके यहाँ दो मान लेते हैं हेमाट्रिक्सल है इसके यहाँ दो खंडों में बढ़ जाता है। इसका डीएनए का डुप्लीकेशन के बाद यह दो खंडों में बढ़ जाता है और बीच में इसकी साइटोप्लाज्म बीच में दबती है। उसके बाद ये भित्ति बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है और उसमें क्या होता है फिर से आ जाता है हमारा क्या बाइनरी फिशन होता है। इसमें बाइनरी फिशन होता है। बाद में यह क्या करती है दो जीवाणु में इस प्रकार से बढ़ जाता है और इसे कहा जाता है इसे हम कहते हैं गुणन के बिना जनन, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। गुणन के बिना जनन इसे भी हम कह सकते हैं। यानी इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं गुणन के बिना जनन। इनके बीच में क्या बताया गया हमारा जीवाणु कोश क्या है। जीवाणु कोश क्या का पूरा साइटोप्लाज्म जो होता है वह एकत्र रहता है और गोलाकार बन जाता है। उसके बाद इसका ऊपर एक कोट बन जाती है जिसे हम स्पोर कोट कहते हैं। उसके बाद कोट बनने के बाद इसके भीतर में जल भर जाता है जो इसको क्या करते हैं विभिन्न परिस्थितियों से बचाने की रक्षा करते हैं। यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति से इसे बचाता है। और बीच से क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है जो जब जेनेटिक मटेरियल इसका द्विगुणन करता है यानी डीएनए इसका द्विगुणन करता है। इसका डीएनए द्विगुणन करने के बाद इसका आरएनए जो विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाने के बाद कुछ समय बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दो खंडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से बढ़ जाता है और इसके बीच में कोशिका इसका सेलवाल बन जाती है और इसे हम बाद में या दो बैक्टीरियल सेल बन जाते हैं। इससे कहते हैं हम गुणन के बिना जनन कह सकते हैं। इस प्रकार से हमारा बन गया क्या अंतः बीजाणु द्वारा जनन हो गया। इसमें दो जीवाणु बन गए। अलैंगिक जनन में देखते हैं दूसरा अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया द्वारा तो हमारा आता है इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिस हमारे लेते हैं कुछ तंतुमय जीवाणु। कुछ तंतुमय यानी कि कुछ ऐसे प्रकार के जीवाणु होते हैं तंतुमय जीवाणु होते हैं। इसे बनाते हैं इस प्रकार से। कुछ तंतुमय जीवाणु होते हैं जिनके किनारों पर छोटे छोटे कोनिडिया बनते हैं। छोटे छोटे कोनिडिया बनते हैं। बाद में ये कोनिडिया टूट करके एक नए जीवाणु का जन्म लेते हैं। तो इसे हम कोनिडिया द्वारा जीवाणु कहते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ये ऐसा जीवाणु है यह तंतुमय जीवाणु है। यह तंतुमय जीवाणु है। तो इसमें क्या होता है इसमें एक किनारे पर छोटे छोटे कोनिडिया बनते हैं और कोनिडिया एक नए जीवाणु का रूप धारण कर लेते हैं जिससे होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस में या इसके कहते हैं हम कोनिडिया द्वारा जनन कह सकते हैं। चल बीजाणु द्वारा तीसरा हमारा है चल बीजाणु द्वारा। चल है बीजाणु द्वारा। बीजाणु द्वारा कुछ जीवाणुओं में कुछ जीवाणु जो होते हैं चल बीजाणुओं का गतिशील बीजाणु का निर्माण करते हैं। उसे हम कहते हैं चल बीजाणु द्वारा। और ये चल बीजाणु जो होते हैं एक नए जीवाणु का निर्माण करते हैं। जो हमारे चल बीजाणु कहाँ बनते हैं यानी कि कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु जो होते हैं गतिशील स्पोर का निर्माण करते हैं। गतिशील बीजाणु का निर्माण करते हैं जो एक नए जीवाणु को जन्म देते हैं। इसमें आता था राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है यह चल बीजाणु का निर्माण करता है और एक नया चल बीजाणु हुए नए क्या करते हैं न्यू बैक्टीरिया सेल का निर्माण करता है। नए जीवाणु का निर्माण करता है। यानी राइजोबियम क्या करता है चल बीजाणु
का निर्माण करता है। हमारा क्या है, चल बीजाणु, और चल बीजाणु से ही नई जीवाणु कोशिका बन जाती है। इसे कहते हैं चल बीजाणुओं द्वारा जनन। इसके बाद देखते हैं लैंगिक जनन, यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। देखते हैं लैंगिक जनन, जीवाणु में लैंगिक जनन। जीवाणु में लैंगिक जनन 3 प्रकार होता है। हमारा देखते हैं क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन। और हमारा दूसरा है ट्रांसडक्शन। और तीसरा हमारा कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं रूपांतरण, इसे कहते हैं रूपांतरण कहते हैं। इसका कहते हैं हमारा ट्रांसडक्शन जो है इसे हम कहते हैं पराक्रमण, और कॉन्जुगेशन को संयुग्मन कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज सबसे पहले लीडरबर्ग और टैटम ने किया था। जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज सबसे पहले लीडरबर्ग और टैटम ने 1946 में किया था। सबसे पहले पढ़ते क्या, ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ ने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। उन्होंने बताया कि जीवाणु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैप्सुलेटेड, एक होते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। जो कैप्सुलेटेड होते हैं ये क्या रोगकारी होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड जो होते हैं रोगकारी नहीं होते। उन्होंने 2 प्रकार के जीवाणु लिया। कौन कौन? 2 प्रकार के, एक होता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और इसे कहते हैं ये रोगकारी होते हैं। जो कैप्सुलेटेड होते हैं रोगकारी होते हैं, वायरुलेंट घातक होते हैं। घातक। और जो हमारा नॉन कैप्सुलेटेड होता है यह घातक नहीं होता है, अनवायरुलेंट होता है। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया तो देखते हैं। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया क्या है? जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है इनके चारों ओर एक संपुट होता है, एक प्रकार का कवच पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, जिसकी तरह से यह सपाट होता है, चिकना होता है, यह चिकना होता है, स्मूथ होता है, जिसके कारण यानी कैप्सूल के कारण यह चिकना होता है। यह अवस्था चूहों के लिए बहुत घातक होती है। जब उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को लिया, एक एस टाइप बैक्टीरिया को, आर टाइप को, यानी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं 2 प्रकार होते हैं, एक कैप्सूल युक्त है, इसे हम कहते हैं एस टाइप, इसे एस टाइप कहते हैं, इसे आर टाइप कहते हैं, आर टाइप। यानी कि जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है और वायरुलेंट होते हैं उन्हें हम एस टाइप बैक्टीरिया कहते हैं, और जिन बैक्टीरिया में क्या कैप्सूल नहीं होता और वायरुलेंट नहीं होते, नॉन वायरुलेंट होते, उन्हें हम आर टाइप कहते हैं। उन्होंने क्या किया, हमारे कुछ चूहों को लिया, यानी उन्होंने चूहा लिया। अब देखते हैं उनका प्रयोग क्या क्या है। तो हमारे ग्रिफिथ ने क्या किया, चूहा लिया, चूहा हमारा लिया ऐसा। इसमें क्या किया, इंजेक्ट कराया, क्या, एस टाइप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराया, तो हमारा क्या करता है, चूहा मर जाता है। चूहा क्या कर जाता है, हमारा चूहा मर जाता है। हमारा चूहा है ये डेड हो गया, मर गया। और फिर लेते हैं हमारा दूसरा चूहा, इसमें क्या करते हैं, इसमें आर टाइप को इंजेक्ट कराते हैं, तो हमारा चूहा जिंदा रहता है। और फिर नया चूहा लेते हैं, इसमें कराते हैं क्या, मरे हुए
यानी कि एस टाइप को उन्होंने उच्च ताप का गर्म किया, यानी कि एस टाइप को बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया, मार दिया। एस टाइप यानी डेड एस टाइप बैक्टीरिया को, और आर टाइप बैक्टीरिया को, जीवित आर टाइप बैक्टीरिया को लिया। तो क्या हमारे चूहे जितने रहते हैं ये सब मर जाते हैं। ये क्या है, ये जीवित रहते हैं और मर जाते हैं। और हमारा चौथा प्रयोग क्या किया, 3 हो गया। इसमें एक में तो एस टाइप को इंजेक्ट कराया, जो क्या होता है, मर जाता है चूहा, और दूसरा आर टाइप को इंजेक्ट कराते हैं, चूहा जीवित रहता है। और तीसरा हमारा क्या करते हैं, इसमें एस टाइप को नष्ट करके, यानी इसका जो हमारा है बैक्टीरिया है इसको नष्ट कर देते हैं, और आर टाइप को मिलाकर डाल देते हैं। तो क्या करता है, चूहा हमारा फिर से मर जाता है। और चौथा हम देखते हैं क्या है, इसमें जो कराते हैं, तो हम चौथा देखते हैं इसके बाद। और चौथा हमारा क्या है, मानते हैं हमारा चौथा प्रयोग है, ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा है। तो ये मान लेते हैं हमारा चौथा चूहा है। इस पे क्या कराते हैं, एस टाइप को, एस टाइप यानी मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराते हैं चूहा में। तो क्या होता है, हमारा चूहा क्या जीवित रहता है। तो उन्होंने प्रयोग क्या बताया कि एस टाइप वाले बैक्टीरिया में, यानी और आर टाइप और एस यानी मरे हुए 60 सेंटीग्रेड ताप पर इसको गर्म करके, एस टाइप वाले बैक्टीरिया गर्म करके नष्ट कर देते हैं, और आर टाइप को मिला करके इंजेक्ट कराते हैं, तब चूहा मर जाता है। और चौथा क्या करते हैं, केवल एस टाइप को नष्ट करके, एस टाइप बैक्टीरिया को क्या मार करके चूहे में इंजेक्ट कराते हैं, तो यह चूहा जीवित रहता है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा पहला टाइप है ये तो मर जाता है, कोई बात नहीं। आर टाइप है ये भी कोई बात नहीं, और ये भी कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। और जो ये वाला हमारा रिजल्ट आया तीसरा वाला, एस टाइप और आर टाइप को मिलाकर के जिसमें इंजेक्ट कराया था, एस टाइप बैक्टीरिया को नष्ट करके, तो इसमें क्या इसका जीन एस टाइप वाले बैक्टीरिया का जीन आर टाइप वाले बैक्टीरिया के साथ जुड़ करके क्या घातक जीन बना जाता है। तो इसलिए इसका मृत्यु हो जाते हैं। तो उसने क्या ट्रांसफॉर्मेशन को बताया, यानी ट्रांसफार रूपांतरण क्या बताया कि एक जीन यानी एक जेनेटिक मटेरियल इसका क्या, इसका रूपांतरण हो गया, जो भी इसकी तरह यानी एस टाइप बैक्टीरिया की तरह कार्य करने लगा। इसी कारण से चूहा मर जाता है। इनका यह प्रयोग था, जिसके कारण इस प्रयोग का नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन नामक, यानी नाम दिया गया। ट्रांसडक्शन देखते हैं। दूसरा में आ रहा है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है, एक हमारा बैक्टीरियोफिल होता है और दूसरा हमारा होता है क्या, बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ये बैक्टीरियोफेज हमारा वायरस है। जब बैक्टीरियोफेज वायरस किसी बैक्टीरिया से अटैच होता है तो क्या करता है, यह न्यूरामिनिडेज एंजाइम स्रावित करता है, जिसके कारण इसकी क्या होता है, इसकी सेल वॉल गल जाती है, नष्ट डिजॉल्व हो जाती है। और इसका डीएनए ये है ये हमारा सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और इसका बैक्टीरियोफेज वायरस का भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। तो क्या करता है, जब इस न्यूरामिनिडेज एंजाइम स्रावित होते हैं तो क्या होता है, ये डिजॉल्व होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इसका जेनेटिक मटेरियल इसके भीतर चला जाता है। तो चले आने के बाद क्या करता है, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला आया है। हमारा क्या है, वायरल डीएनए है, और ये क्या है, बैक्टीरियल डीएनए है। उसके बाद क्या, ये डीएनए इसके अटैच हो जाता है। हमारा फिर से बना है, ये बैक्टीरियल डीएनए इसके बाद अटैच हो गया। और अटैच होने के बाद कुछ समय बाद क्या, जब यह जनन करेगा, इसका द्विगुणन होगा, तो इसमें क्या जुड़ गया इसके बाद, और इसके बाद इसका द्विगुणन होगा, दो बन गए डीएनए। दो डीएनए के बाद है इसका क्या होगा, इसमें बडिंग होगी, फिजन होगा,
बाइंडिंग फिशन होगा, या इसका साइटोप्लाज्म बीच में दबेगा, इसके सेल वॉल दबेगा बीच में और नया सेल वॉल बन जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, दो बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे, दो बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे। एक हमारा होगा ट्रांसडक्शन, जब यानी बैक्टीरियोफेज से किसी बैक्टीरिया के साथ जुड़ेगा, जुड़ने के बाद इसका डीएनए इसके भीतर आ गया और इसके साथ जुड़ गया इसके डीएनए के बाद, और इसमें क्या हुआ, इसका डीएनए का द्विगुणन हुआ, द्विगुणन होने के बाद दो डीएनए बन गए डीएनए डुप्लीकेशन के कारण, और इसका बीच में क्या इसके बाद हुआ, क्या इसका साइटोप्लाज्म दबा, उसके बाद कोशिका भित्ति भी का निर्माण हो गया, उसके बाद दो बन गए हमारे क्या बैक्टीरियल सेल बन गए। तो इसमें क्या है, तो बताया गया कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, और बताया गया डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इससे यह तथ्य यानी यह बताया, यह सिद्ध हो गया होता है कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है जो इसके बाद आकर के जुड़ गया, जबकि प्रोटीन डीएनए मटेरियल नहीं होता। प्रोटीन हमारा सेल क्या है, इसका जो सेल वॉल है प्रोटीन के बनी हुई है। तो हमने देख लिया, ट्रांसडक्शन को भी देख लिया। उसके बाद देखते हैं कॉन्जुगेशन, संयुग्मन। देखते हैं संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। जो कॉन्जुगेशन होता है यह भी ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का की तरह भी होता है। इसमें भी क्या जेनेटिक मटेरियल का द्विगुणन होता है। इसमें क्या होता है, एक दाता होता है, एक ग्राही होता है। जैसे दाता को या प्लस फैक्टर कहते हैं और ग्राही को रिसीवर कहते हैं, एफ माइनस फैक्टर। इसे हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। ये प्लस वायरस क्या है, यानी कि जिसमें प्लाज्मा होता है उसे एफ प्लस कहते हैं, और जिसमें प्लाज्मा नहीं होता उसे एफ माइनस कहते हैं। मान लेते हैं हमारा ये एक बैक्टीरिया सेल है, दूसरा बैक्टीरिया सेल है, या इसमें एफ प्लस है और इसमें एफ माइनस है, इसको जेनेटिक मटेरियल से जेनेटिक। तो अब आपस में ये दोनों क्या करेंगे, फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे। दोनों आकर के अपने क्या करेंगे, फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे। इसमें एक ट्यूब बनेगी, कंजक्शन ट्यूब बनेगी, जिसके कारण इनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे में हेरफेर होगा, उसके बाद बदलेगा, जाएगा अंदर बाहर, और उसके बाद क्या होगा, इसमें एक इसका प्लाज्मा जो इसमें चला आएगा। इसका अलग क्या होता है, ये प्लस वाला है, ये माइनस, इसे कहते हैं डोनर कहते हैं, इसे रिसीवर कहते हैं। दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे। फिजिकल कांटेक्ट बनाने के बाद इसका प्लाज्मा जो होता है द्विगुणन करता है, उसके बाद इसका प्लाज्मिड द्विगुणन करने के बाद इसमें चला आएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका प्लाज्मिड, और इसका डीएनए, इसका प्लाज्मिड हो गया हमारे क्या, कॉन्जुगेशन द्वारा नए बैक्टीरियल सेल बन गए। ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेशन। यानी कि यह भी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन की तरह हमारा कॉन्जुगेशन है, जिसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, एक दाता होता है, एक ग्राही होता है, और दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, जिसके कारण प्लाज्मा इसके भीतर चला जाता है। इसका सबसे पहले इसका द्विगुणन होता है प्लाज्मा का, उसके बाद इसके भीतर चला जाता है, और दोनों क्या हो गए, यह प्लस बैक्टीरिया बन गए, हमारा कॉन्जुगेशन हो गया। अब देखते हैं हम क्या, जीवाणु का आर्थिक महत्व। जीवाणु का आर्थिक महत्व यानी कुछ जीवाणु हमारे लिए क्या लाभप्रद होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले लाभप्रद, कौन कौन हमारे जीवाणु लाभप्रद हैं। तो हमारा सबसे पहला आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, जिसमें आता हमारा है एजोटोबैक्टर या नाइट्री फिक्सेशन का कार्य करता है, जिसके कारण क्या हमारे पौधे अपने पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और हमारा दूसरा हमारा है नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रोकोकस जैसा हो गया, नाइट्रोमोनास हो गया, या अमोनिया को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता है। या इसमें क्या अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और क्या बनती है, नाइट्रस एसिड बनता है, नाइट्रस एसिड बनता है, और वाटर और साथ एनर्जी। अमोनिया हो गया हमारा NH3 प्लस क्या, यह रिएक्शन करे किसके साथ, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा हमारा, तो हमारा बनेगा क्या, नाइट्रस एसिड बनेगा, नाइट्रस एसिड। क्या NH3 इसके बाद जुड़ गया, नाइट्रस एसिड बन के जल बन के एनर्जी मुक्त हो गई। उसके बाद क्या औद्योगिक क्षेत्र में देखते हैं, कोई सुगरेज मटेरियल होता है और सैक्रोमाइसीज सेरेविसी की उपस्थिति में यह हमारा फंजाई सैक्रोमाइसीज सेरेविसी फंजाई जो एथिल अल्कोहल बनाता है, और एथिल अल्कोहल एस्टोबैक्टर विनेगर का निर्माण करता है, विनेगर हमारा बन जाता है। और अल्कोहल में एसीटोन के बनाने में यह हमारा औद्योगिक महत्व है। उसके बाद देखते हैं क्या
से रेटिंग बनाते हैं। उसके बाद तंबाकू उद्योग में, चाय उद्योग में, ये सब क्या, और चमड़ा कमाने के उद्योग में अन्य पदार्थों के निर्माण जीवाणु हमारे बहुत अत्यधिक लाभकारी होते हैं। अब देखते हैं औषधियों के निर्माण में। औषधियों के निर्माण, हमारे जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो औषधियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारा हो गया बैसिलस ब्रेविसी, इससे बैसिलस ब्रेविसी हमारा क्या है, एक बैक्टीरिया है, मेडिसिन बैक्टीरिया है, जो क्या बनाता है, औषध बनाता है। थायरोथ्रिन बनाता है, यानी बैसिलस ब्रेविसी से थायरोसिन नामक दवाई बनाए जाते हैं। सबटिलस से, हमारा दूसरा है सबटिलस बैक्टीरिया से क्या बनाया जाता है, सबटिलिन बनाए जाते हैं। सबटिलिन जीवाणुरोधी हैं, सारे औषधि जीवाणुरोधी औषधियां हैं। बैसिलस से थायरोसिन बनाया जाता है और सबटिलिन से सबटिलिन बनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, हानिकारक जीवाणु, यानी कुछ जीवाणु ऐसे जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे तपेदिक रोग उत्पन्न करते हैं। तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, ये सब क्या है, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो हमने पढ़ लिया क्या, जैसे पेचिश, हैजा, सब इस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। तो वे जीवाणु जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं उन्हें हानिकारक जीवाणु कहते हैं, जो हमारे शरीर को क्या रोगग्रस्त बनाते हैं, जैसे पेचिश, हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करते हैं। तो हमने स्टडी कर लिया पूरा जीवाणु, इस वीडियो में पूरा, यानी जीवाणु जितने भी जीवाणु के विषय में सब कुछ स्टडी कर लिए, तो हमारा जीवाणु खत्म होता है।